हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ वाई स्टडी। और मैं हूं अंजलि। वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया जा चुका है। इस बजट में अलग अलग क्षेत्रों में घोषणाएं की गई हैं और उन्हीं घोषणाओं पर आधारित वन लाइनर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि का आवंटन किया है? केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने कुल 44,605 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया है। ध्यान रखिएगा, यह कुल लागत है। इस परियोजना को 8 वर्षों में पूरा किया जाना है और इसको सरकार ने 2008 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। अब बात करते हैं इन दोनों नदियों के बारे में। तो केन नदी मध्य प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और बेतवा नदी रायसेन जिले से निकलती है, रायसेन जिले की विंध्य रेंज से निकलती है। ये दोनों ही नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं और यह इन दोनों नदियों के द्वारा केन नदी का जो पानी है उसको बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा नहर के थ्रू, और यह भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मिशन शक्ति योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाएगी? तो मिशन शक्ति योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 3 अम्ब्रेला स्कीम्स रन कर रही हैं। इसमें से पहली है मिशन पोषण 2.0, दूसरी है मिशन वात्सल्य और तीसरी है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत 2 सब स्कीम संचालित है। इसमें से पहली स्कीम है संबल योजना, जो महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कार्य करती है, और दूसरी स्कीम है सामर्थ्य योजना। सामर्थ्य योजना महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित कार्यों के लिए प्रयास करती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना को जो अवधि रखी है वह वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक इसको क्रियान्वित किया जाना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है? तो केंद्र सरकार ने सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्र सरकार ने यह जो राशि आवंटित की है यह PLI स्कीम के तहत आवंटित की है। PLI स्कीम होती है, PLI स्कीम स्कीम की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी और इस योजना के तहत बेसिकली ये एक इंसेंटिव स्कीम है, प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव स्कीम है। इसमें सरकार सौर मॉड्यूल का निर्माण करने के क्षेत्र में जो भी प्रयास किए जाते हैं उसमें इंसेंटिव भी प्रदान करती है। और यह एक इंटेंसिव बेस्ड जो स्कीम है इसको 5 वर्षों के लिए शुरू किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वह है आत्मनिर्भर भारत अभियान और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, PM ई-विद्या योजना के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार कितने टीवी चैनलों पर किया जाएगा? तो PM ई-विद्या योजना के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 200 टीवी चैनल पर किया जाना है। PM ई-विद्या योजना एक मल्टी मोड एक्सेस बेस्ड डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों को ई कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। ये जो चैनल्स हैं इनमें ई कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ सरकार ने इस योजना के अंतर्गत एक दीक्षा पोर्टल भी शुरू किया है, जिसकी सहायता से सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूली शिक्षा कार्यक्रमों के लिए ई कंटेंट क्वालिटी वाइज ई कंटेंट भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ यह जो योजना है यह आत्मनिर्भर भारत विशेष आर्थिक पैकेज में शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नल से जल योजना के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि का आवंटन किया है? तो नल से जल योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित की गई है। जल जीवन मिशन की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी और इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी घरों को नल से जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है।
यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाती है और इसके साथ यह बेसिकली अभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की गई, जो शहरी क्षेत्र के लिए नल से जल योजना शुरू की गई थी वह उसकी घोषणा वर्ष 2021-22 के बजट में की गई थी और यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 2022-23 में पीपीपी मॉडल में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी? तो वर्ष 2022-23 में टोटल 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है। जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वह असम के जोगीघोपा में स्थापित किया गया था। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बेसिकली कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। इनका काम है कि रेलवे, हवाई और जल मार्ग इनके थ्रू लोगों को सीधे कनेक्टिविटी प्रदान करना। सरकार ने यह जो घोषणा की है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की, यह भारतमाला परियोजना के अंतर्गत की है। भारतमाला परियोजना का जो पहला फेज है वह वर्ष 2017 में शुरू किया गया था और अभी तक सरकार ने टोटल 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का निर्णय लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। बाजरा मोटा अनाज है, इसको मोटे अनाज में काउंट किया जाता है और ये इसमें काफ़ी पोषक तत्व भी होते हैं, हमारे भारत में बहुतायत में मिलता है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी तथा इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र में है, यूएसए में है। इसमें अभी जो करंट मेंबर्स हैं वो है 193 मेंबर्स और अभी इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम अब्दुल्ला शाहिद है, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं और उनका कार्यकाल 1 वर्ष का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कॉरपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया जाएगा? तो कॉरपोरेट सरचार्ज को सरकार 12% से घटाकर 7% करने का निर्णय ले चुकी है। अब बात आती है कि कॉरपोरेट सरचार्ज होता क्या है। तो बेसिकली हम 2 तरह के टैक्स देते हैं, एक होता है सेस और दूसरा होता है सरचार्ज। सेस को उपकर कहा जाता है और सरचार्ज को अधिभार। जो सेस है यानी उपकर, यह टैक्स ऑन टैक्स होता है, लेकिन यह किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए फंड कलेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, जैसे एजुकेशन है और भी कई क्षेत्र हैं जिस पर यह सेस अप्लाई किया जाता है, लेकिन इसका जो पर्पज़ है वो स्पेसिफिक रहता है। अधिभार की बात करें तो यह भी एक तरह का टैक्स ऑन टैक्स है, लेकिन यह सभी टैक्स पेयर्स पे ना लगाकर एक सीमा से अधिक आमदनी वाले जो करदाता होते हैं उन पर अप्लाई किया जाता है और इसकी जो राशि है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होती है। ये दोनों ही टैक्स आर्टिकल 271 के तहत कलेक्ट किए जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार की प्राप्तियों में वस्तु एवं सेवा कर की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रही है? तो केंद्र सरकार की प्राप्तियों में वस्तु एवं सेवा कर की हिस्सेदारी 16% रही है। जीएसटी के बारे में बात करें तो यह 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में प्रभावी है। यह एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है और यह 3 तरीके से कलेक्ट किया जाता है। एक CGST जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, एक होता है SGST जो कि स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और एक होता है IGST, वह इंटरनेशनल जो बिजनेस होते हैं उस पर कलेक्ट किया जाता है और वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए PM आवास योजना के तहत कितने लाख घरों के निर्माण को पूरा किए जाने का लक्ष्य है? तो ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए PM आवास योजना के अंतर्गत टोटल 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। PM आवास योजना भारत सरकार का एक फ्लैगशिप मिशन है और इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी
और इसका उद्देश्य सभी को आवास सुविधा मुहैया कराना है। और यह योजना निरंतर कार्य कर रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों के लिए अलग अलग से इसके प्रयास जारी हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।